हेलो जी, वेलकम टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे हो आप लोग? तो रेडी हो आप लोग केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो और इसमें जो सवाल है, उनके जो जवाब है, उनके जो आंसर है, अगर उनको समझ के याद कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इनसे 1 से 2 क्वेश्चन लड़ने की। इस वीडियो में जो क्वेश्चन है 10 लघु उत्तर प्रश्न है, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन की चांस है आने की, है ना। तो बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाली, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और जो आपका प्रश्न होता है ना बच्चों कि हमें सब्जेक्टिव याद नहीं होता है, देखिए कैसे याद नहीं होता है, हम याद करवाएंगे ना। जब यहाँ पे आप आ गए तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं याद कराऊंगा ना। बस मेरे पे बिलीव रखो और मेरी बात को ध्यान समझो, मैं कैसे बता रहा हूँ, और ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है ना। तो बच्चों ये हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का, यहाँ पे जो है लघु उत्तर प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है संतुलित समीकरण क्या है और समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बोला गया है संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। इसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। यानी कि जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूं आपको, मैं एग्जांपल में देता हूं। जैसे कि एकदम हल्का एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन जब लिखना होता है ना तो H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन जब लिखना होता है तो O2 लिखते हैं। अब ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो बनेगा H2O, पानी बनेगा। क्या बनेगा? H2O। अब देखिए ध्यान से, इधर वाला जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक। और जो नया पदार्थ बना इसको बोलेंगे उत्पाद या प्रतिफल, है ना। इसको उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। तो सवाल ये जवाब देखिए बोल रहा कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, ये अभिकारक है और उत्पाद इधर है, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। अब देखिए अभिकारक में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उत्पाद में भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब देखिए अभिकारक में हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, उत्पाद में हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। अभिकारक में ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, उत्पाद में ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है। इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब ध्यान से देखिए इसको, ये अभिकारक में हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया और यहाँ हाइड्रोजन 2 दूना 4 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है। यही हमारा आंसर है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व, जितने तत्व हैं उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होगी, उसको बोलते हैं रासायनिक संतुलित समीकरण, ठीक है ना। या संतुलित रासायनिक समीकरण बोले। और इसको संतुलित करना क्यों जरूरी है? तो कहते हैं संतुलित करना जरूरी ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूरा हो सके। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो हम परमाणु को ना तो बना सकते हैं ना विनाश कर सकते हैं। तो हम जब बना ही नहीं सकते, विनाश नहीं कर सकते, तो इसको हम बैलेंस करेंगे ताकि दोनों तरफ सेम हो। जितना इधर है परमाणु द्रव्यमान उतना ही इधर भी परमाणु द्रव्यमान रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अभिकारक और उत्पाद में जितने तत्व है उन सभी के परमाणु की संख्या एक जैसा होगा, समान होगा, तब बोलेंगे संतुलित समीकरण, ठीक है। दूसरा देखिए, मिश्र धातु क्या होते हैं और मिश्र धातु के 2 उदाहरण दीजिए। मिश्र धातु, नाम है पता, नाम में ही आंसर छुपा हुआ। मिश्र धातु, मिश्र मतलब मिला होना, धातु। अब यहाँ पे मिश्र धातु धातु नहीं है, उसका नाम है मिश्र धातु, धातुओं का मिश्रण है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक धातु जब आपस में मिल जाते हैं तो एक नए पदार्थ बनता है। या बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाकर एक नए पदार्थ बनाया जाता है, जो उसको बोलते हैं मिश्र धातु, जो बहुत कठोर मजबूत होता है। देखिए यहाँ पे बोला गया है मिश्र धातु वे पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाए जाते हैं। 2 धातु हो या 2 से अधिक धातु, लेकिन धातु को मिलाकर ही बनाया जाता है। तो धातु मिलेगा तो मिक्स हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, उसको बोलेंगे मिश्र धातु। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूल धातुओं की तुलना में कठोर, मजबूती, जंग प्रतिरोध और उपयोगिता बढ़ाना होता है। तो इसका मिश्र धातु बनाने की रीजन क्या है? मिश्र धातु क्यों बनाते हैं लोग? ताकि कठोर हो जाए। जितना लोहा मजबूत नहीं है, लोहा ज्यादा स्टील मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। मजबूत बनाने के लिए मजबूती भी होगा, कठोर भी आएगा, और जंग प्रतिरोध है, जंग से बचाने के लिए स्टील देखे हैं घर में आजकल खिड़की में स्टील लोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ये देखिए स्टील है। तो
तो इसलिए लगाते हैं भाई कि बड़े बड़े बिल्डिंग में देखिए स्टील लगा हुआ है, पेंट करने का आवश्यकता ही नहीं है, इसमें जंग लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये मिश्र धातु है, लोहा निकेल कार्बन से बना होता है, ठीक है, क्रोमियम, तो इन सब से मिलकर बनता है ये स्टील। वैसे ही हम अगर एग्जाम्पल की बात किया जा रहा तो देखिए पीतल, पीतल किससे बनता है, तांबा और जस्ता से बनता है, तो तांबा और जस्ता दोनों से मजबूत हो जाता है पीतल। कांसा, कभी सुने हैं कांसा या पीतल में के बर्तन में जंग लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि वो जंग रोधी है, ठीक है। तो मिश्र धातु समझ आ गया क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक धातु को मिलाया जाता है तो मिश्र धातु बनता है। ओके, उदाहरण आपके सामने हाजिर है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सोडियम के बताइए क्या। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, 281, ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। निकालने नहीं आता है, यूट्यूब में सर्च कीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है जहाँ सीख लीजिए, आप सीख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। सबसे आखिर में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा आखिर वाला इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होता है, 2, 8, 7 में तोड़ेंगे तो क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु के बाहरी कक्ष में स्थित होते हैं। ये ऑर्बिट है, ऐसे देखिए, ऐसे परमाणु कक्ष में घूम रहता है। तो पहला में कितना है, दूसरा में कितना है, तीसरा में कितना है, आखिरी में जो रहेगा वही कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जैसे सोडियम के में 3 कक्ष है, 3 ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट में 2 है, दूसरा ऑर्बिट में 8 है, तीसरा ऑर्बिट में 1 है, 1 है। क्लोरीन में भी 3 ऑर्बिट है, पहला में 2 है, तीसरा में 8 है, दूसरा में 8 है, तीसरा में 7 है, 7 है। तो जो आखिरी ऑर्बिट में वही बोला गया, जो बाहरी कक्ष है, जो बाहरी ऑर्बिट है, उसमें जो परमाणु है उसे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या बाहरी इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे बोलेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु के बाहरी कक्ष में स्थित होते हैं। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे याद कर सकते हैं, किसी भी परमाणु के बाहरी में स्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के जैसे भी आप बोल सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और रासायनिक बंधन बनाने में क्या होता है, यही भाग, यही रासायनिक बंधन में पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जाम्पल बोला, सोडियम को लिख देंगे, सोडियम के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। ये मैं आपको समझाने के लिए बना दिया हूँ, आपको ऐसे आंसर करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह ऑर्बिट में कोई भी तत्व रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है भाई, अम्ल तथा क्षार के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार अभिक्रिया करता है। उभयधर्मी, उभय मतलब क्या होता है, उभय आपने पढ़ा होगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया, या तो आपने पढ़ा होगा उभय लिंगी जंतु, है ना, याद है आपको, उभय लिंगी जंतु पढ़े होंगे, जिसमें दोनों लिंग मौजूद होता है। उभय विस्थापन अभिक्रिया जिसको द्विविस्थापन बोलते हैं। उभय लिंग, उभय धर्मी मतलब हुआ एक ऐसा ऑक्साइड है जिसमें अम्ल का भी गुण है और क्षार का भी गुण है। यहाँ से मेन पॉइंट है, उभय धर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जिसमें अम्ल क्षार दोनों के गुण मौजूद होते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय है। जो भी धातु उसका ऑक्साइड क्षारीय होगा, जो भी अधातु का ऑक्साइड उसका अम्लीय होगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं ऑक्साइड है, कुछ ऐसे धातु का ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड है जो अम्लीय भी है क्षारीय भी है, उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है ना। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। तो ये भी इसका डिफिनेशन होगा कि अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और क्षार से भी अभिक्रिया करता है, और करने के बाद लवण और जल बनाते हैं। इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं। बता ना कि उभयधर्मी ऑक्साइड में अम्लीय भी गुण है और क्षारीय भी गुण है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया क्या कर रहा, जैसे देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया। फिर देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड है, अभी क्षार के साथ अभिक्रिया किया तो एल्युमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट बनाया।
सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है ना। तो कहने मतलब कि उभयधर्मी ऑक्साइड कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि 2 उदाहरण दीजिए, तो लिख दीजिएगा सोडियम ऑक्साइड है, जिंक वाला भी है, बहुत सारा इस एग्जाम्पल है, ठीक है। कभी मौका मिले तो गूगल भी कर लिया करो, है ना, सब कुछ मिल जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड क्लियर हो गया। वैसा धातु का ऑक्साइड जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण मौजूद होता है, और अगर वो दोनों जो है क्या होता है कि अम्ल क्षार दोनों जो है अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको एक विजुअल दिखाया जा रहा। एनोडीकरण क्या होता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम खास वीवीआई क्वेश्चन। एनोडीकरण क्या होता है, नाम में छुपा हुआ एनोडीकरण। एनोडीकरण से कुछ निकल के आ रहा है एल्युमिनियम, ए से एल्युमिनियम, ए से एनोडीकरण, यहीं से तुम्हारा आंसर क्लियर है। एनोडीकरण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, ये देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक्स क्रिया है। इसमें क्या करता है, एल्युमिनियम को रड डाल दिए, जैसे कोई मान ली एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम का मान ली कोई बर्तन बनाए, ठीक है। अब बर्तन को हमको मजबूत बनाना है, ऐसा कि बर्तन में जंग ना लगे, तो क्या करें भाई, अगर घर में जो हम लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो सब एनोडीकरण हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर एल्युमिनियम का अगर एनोडीकरण नहीं करेगा तो बर्तन जल्दी खराब हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर रहता है वो, और टूटने का डर है और जंग भी लग जाएगा। तो उसको क्या करते हैं, इस तरह से बनाया जाता है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक्स के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है इसमें, और इसमें जो दूसरा रड से एल्युमिनियम निकल के इसमें आकर चिपक जाता है, तो मतलब एल्युमिनियम पर ही एल्युमिनियम का परत जम जाता है, ठीक है ना। तो एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया हो गया, बिजली द्वारा बनाया जाता है। इसमें एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोलाइट्स में एनोड बनाकर इसकी सतह पर एल्युमिनियम की ही मोटी ऑक्साइड की परत बनाई जाती है। तो एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम का ही ऑक्साइड की परत जमाई जाती है ताकि वो मजबूत हो जाए, ठीक है ना। यह परत धातु को जंग, क्षरण और रासायनिक अभिक्रिया से बचाती है। इससे एल्युमिनियम की मजबूती, चमक और सौंदर्य बढ़ जाता है। आप लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा है तो फिर इतना लिख सकते हैं, ठीक है, कि एनोडीकरण क्या होता है। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत जमाने की क्रिया को क्या कहते हैं, इसको एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे आंसर बोल देगा कि वैसा, है ना। एनोडीकरण एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम को विद्युत अपघटन के द्वारा, इसको हिंदी में लिख सकते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा एल्युमिनियम की ऑक्साइड की परत जमाई जाती है उस पर, ठीक है, ताकि वो मजबूत हो जाता है, उस पर जंग नहीं लगता है, चमकता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम के बर्तन वगैरह में भी बनता है, एल्युमिनियम का जो भी सामान है वो सब एनोडीकरण रहता है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण क्या है, इसके रासायनिक नाम बताइए और सूत्रीय उपयोग भी लिखिए। 2 नंबर का सवाल आएगा। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऐसे ही बोल सकते हैं। इसका सूत्र है CaOCl2, पता है आप लोग को। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं कपड़ा, कागज विरंजन में, पेयजल बनाने में ना, पीने वाला पानी में भी डालते हैं, पेयजल को शुद्धिकरण करने में, दुर्गंध हटाने में, ठीक, कीटाणु नाश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इतना सारा उपयोग है, कपड़ा कागज को रंगने में, विरंजन मतलब रंगना, ठीक है ना, पेयजल जो गंदा पानी को शुद्ध करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। और दुर्गंध हटाने में आपने देखा होगा, इसको, इस पाउडर को आपने देखा होगा आपके नली गली में, नली के किनारे, गली के किनारे, नाला के किनारे वाइट वाइट पाउडर छिड़ते हैं, कभी देखो मुखिया वार्ड कमिश्नर लोग छिड़ते हैं, तो वही है विरंजक चूर्ण, उसमें क्लोरीन की जैसी महक आती है, ठीक है। तो ये सब कीटाणुनाश के रूप में, कीटाणुनाशक के लिए छीटा जाता है ताकि कीटाणु वगैरह मर जाए, ओके। रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों करते हैं, देखिए क्यों करते हैं। अगर रोटी या केक में नहीं डालें तो क्या केक नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन वो जो ऐसे चापते हैं तो देखते हैं पुल करता है, वो नहीं कर पाएगा। पाव रोटी देखते हैं कितना चापिए, मजा आएगा, स्पंज लगता है। तो क्यों करते हैं, ताकि वो स्पंजी हो, बस मज़ा आए खाने में। अब वैसे तो रोटी बन ही जाएगा, लेकिन इसको मिलाने से मतलब है कि फूलता है वो, और देखने में अच्छा लगता है, खाने में मज़ा आता है। तो देखिए बोला कि बेकिंग पाउडर गर्म होने पर, जब बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा कि बेकिंग पाउडर से कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो जब बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए रोटी पका रहे हैं या मान लीजिए केक बना रहे हैं, ठीक है,
या मान लें कि रोटी पाव रोटी बना रहे हैं, तो पाव रोटी में डालें आटा, जो है आटा मैदा जो भी है उसमें डाल दिए, पाउडर डाल दिए वाला पाउडर, तो पाउडर डाले ना, तो जब उसको पकाते हैं ना, जब उस पाउडर तो बन मिल गया और तो आटा जैसा बन गया, जब उसको लोइया लेकर रोटी बना रहे हैं या तो फिर पाव रोटी बना रहे हैं, तो जब फूलता है तो मतलब उसके अंदर से एक CO2 गैस निकलता है। जब रोटी पकना शुरू होता है, पाव रोटी जब पकना शुरू होता है तो एक गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। यह गैस आटे या मिश्रण में छोटे छोटे बुलबुले बनाता है। देखिए ऐसे ऐसे बुलबुला, हल्का हल्का बुलबुला बनाते हैं, जिससे रोटी, केक या ब्रेड फूलकर नरम और स्पंजी हो जाता है। तो बस CO2 निकलता है, जब रोटी पकना शुरू होता है तो CO2 निकलता है और हल्का हल्का बुलबुला टाइप का बन जाता है, हम लोग को पता नहीं चलेगा। आप पाव रोटी लाइए ना, देख लीजिए, जब तोड़िएगा तो अंदर में खाली खाली रहेगा, थोड़ा थोड़ा खाली 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 रहेगा, फिर भरा रहेगा, खाली खाली, हल्का हल्का खाली खाली रहेगा। ये खाली खाली कैसे था, कैसे हुआ खाली खाली? यही बुलबुला था, उसमें CO2 बना और बुलबुला हो गया, ताकि रोटी, केक, ब्रेड जो भी बना रहे हैं वो स्पंजी हो जाए, नरम हो जाए। गैस के फैलने से मिश्रण का आकार बढ़ता है, इसलिए इन्हें फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए कि रोटी और केक वगैरह को फुलाने के लिए करते हैं, ताकि बड़ा लगे देखने में, है ना जी। यानी कि हम लोग को बुढ़बक बनाया जा रहा है लेकिन मज़ा भी तो नहीं आएगा, क्योंकि मुंह में तो स्वाद वही वाला चला गया है। ओके, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है? आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? आश्रित जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? आश्रित जल किसे कहते हैं? अगर बोलता है वर्षा जल का होता है। आश्रित जल कहते हैं शुद्ध पानी को। डिस्टिल्ड वाटर समझते हैं, जो बैटरी में पानी डालते लाके, वो डिस्टिल्ड वाटर है। जो डॉक्टर साहब सिरिंज में भरते हैं, सुई डिब्बा तोड़ते हैं, पानी भरते हैं, फिर दवाई डालते उसमें, वो है डिस्टिल्ड वाटर, एकदम शुद्ध वाटर, कुछ मिलावट नहीं, ठीक है ना। तो बोला गया आश्रित जल पूर्णतः शुद्ध वाटर, पूरी तरह से शुद्ध होता है। और शुद्ध होता है तो जिसमें कोई भी लवण या आयन नहीं होते हैं। जब वो पूरी तरीके से शुद्ध है तो कोई भी उसमें लवण नहीं, कोई आयन नहीं है। जब आयन ही नहीं है तो विद्युत का चालन नहीं कर पाता है। तो ये पता ये चला कि विद्युत का चालन कब होगा? जब किसी घोल में आयन रहेगा तभी विद्युत का चालन हो पाएगा, और आयन नहीं रहेगा तो विद्युत का चालन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो ये है ना, क्या बोलते हैं, जो आश्रित जल है, इसमें विद्युत का चालन नहीं होने का कारण है क्योंकि उसमें कोई आयन ही मौजूद नहीं है। और वर्षा जल में वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय होता है। तो अम्लीय है, जब पानी पड़ता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी मिलता है तो वर्षा अम्लीय हो जाता है। तो अम्ल है, तो अम्ल पानी में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन निकालेगा, और हाइड्रोजन आयन निकालेगा तब बिजली का प्रवाह होगा। तो ये बोला गया है कि जबकि वर्षा जल में वातावरण से घुला सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य सूक्ष्म लवण होते हैं जो पानी में आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं। और इन्हीं आयनों की वजह से वर्षा जल में विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत चालक बनता है ना, विद्युत का चालक बन जाता है, मतलब विद्युत धारा बहना शुरू हो जाता है। इसको लिखने का कोई भी ढंग नहीं, ऐसा नहीं कि यही वाला लाइन लिखें। आप समझ गए इसका आंसर? आपको लिखने का तरीका जैसे भी लिख दीजिए, मेन पॉइंट आना चाहिए, वो बातें आने चाहिए। आप सेंटेंस को घुमा के लिखिए, आसानी कर दीजिए। देखिए जैसे इसी का आंसर मैं बताता हूँ अभी, कि अभी सवाल जैसे लिखा हुआ, अभी मान लीजिए किसी हमको नहीं याद है, हमको पढ़ लिए, इतना रटे नहीं, समझ लिए, तो हम कैसे लिखेंगे? लिख देंगे आश्रित जल एक शुद्ध जल होता है, या पूरी तरीके से शुद्ध जल होता है। इसमें कोई भी अम्ल नहीं होता है, और इसमें हाइड्रोजन आयन भी नहीं होता है। जब अम्ल नहीं तो हाइड्रोजन आयन नहीं होता, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। वहीं वर्षा का जल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं, ये सब अम्लीय हैं। और वही जब वर्षा होती है तो वो उसमें पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन निकलता है। जब हाइड्रोजन आयन निकलता है तो विद्युत का चालन होता है, इसलिए वर्षा जल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आश्रित जल में नहीं होती है। ऐसे लिख दीजिएगा, आपका फुल मार्क्स मिलेगा। किसी की हिम्मत नहीं कि नंबर काट देगा। समझ में आ रहा? तो हमको समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए डिस्टिल्ड वाटर है, रेन वाटर दिख भी रहा, कुछ डिफरेंट भी दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सूचक से आप क्या समझते हैं? सूचक किसे कहते हैं? सूचक, इंडिकेटर, सूचक किसे कहते हैं? बोलता है सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी घोल के अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होने पर अपना रंग बदलता है। जो भी सूचक है, मान लीजिए कि कलम, पेन हमारा सूचक है, ये कोई विलियन है, डाले इसका कलर चेंज हो जाएगा,
तो चेंज होगा। तो अम्ल में डालेंगे तो अलग कलर बनेगा, क्षार में डालेंगे तो अलग कलर बनेगा, उदासीन में डालेंगे तो वही रहेगा। तो वही बोला गया वे रासायनिक पदार्थ है जो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होने पर अपना रंग क्या होता है, बदलता है। इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो बेसिकली इसका उपयोग करते हैं अम्ल क्षार की पहचान करने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि एक कटोरा है, एक प्याला मान लेते हैं, प्याला में कोई लिक्विड है, कोई तरल चीज़ है, ठीक है। अब हम कैसे जानेंगे इसमें क्या है, अम्ल है कि क्षार है। क्योंकि हमने पढ़ा है कुछ अम्ल अच्छे होते हैं, कुछ अम्ल जहरीले होते हैं, कुछ अम्ल विनाशक होते हैं। जैसे नींबू का पानी रहेगा, चाट लीजिएगा, आहा अच्छा नींबू पानी, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी का पानी रहेगा तो कैसे चाट लीजिएगा, नहीं चाटिएगा ना। या मान लें कि बैटरी का पानी संक्षारक होता है। फिनॉल रहेगा तो फिनॉल भी अम्ल है, वो तो जहरीला होता है, इन्ना लिल्लाह हो जाएगा फिर। मतलब समझ आ रहा कि अगर कोई विलियन है तो कुछ खट्टे विलियन है तो हम समझ में आ रहा कि क्षार अम्ल है, कड़वा है तो क्षार है, नॉर्मल समझ रहे हैं। लेकिन बहुत सा ऐसा विलियन जिसको हम नहीं जानते तो डायरेक्ट मुंह में नहीं लेना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर देखें तो हम डायरेक्ट किसी ने उंगली उठा कर चाट ले, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हमको। क्योंकि हो सकता है वो एसिड हो, खतरनाक हो या क्षार हो, तो उसके लिए सूचक है ना, और सूचक के माध्यम से हमको मालूम चलता कि ये अम्ल है। अब बैटरी का पानी पता चल गया अम्ल है तो अम्ल के जैसे इस्तेमाल होना शुरू हो गया। मालूम चले कि खतरनाक है तो उसका इस्तेमाल सेफ्टी होता है, सेफ्टी से होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई विलियन जिसको हम नहीं जाने, कटोरा में पानी कटोरा में लग दे विलियन, पता नहीं चला कि ये क्या है, पानी जैसा लग रहा है देखने में लेकिन है खतरनाक, डाले सूचक तो उसका रंग बदल गया, अरे अच्छा ये लाल हो गया अम्ल है, क्षार हो गया नीला हो गया क्षार है, ऐसे रहेगा। उदाहरण बोलता तो लिटमस पत्र है, बहुत सारा है, लिटमस पत्र, फिनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, हल्दी और क्या, लाल गोभी का पत्ता, फिर गैस में भी आता है वनीला, प्याज, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कलर बदल डाला, कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, ये सब कलर चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है संयोजन? संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ जाना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं तो वो अभिक्रिया कहलाता है संयोजन, और जुड़ने के बाद नया पदार्थ बनता है। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसको जैसे भी आप बता दीजिए, जब दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण पहले के पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। ऐसे भी आपने याद किया होगा, है ना, तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है और जल है, ये दोनों को मिला दिए तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो दो ठो था एक हो गया। जैसे अभी एग्जांपल दिए थे, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अब मिलकर हो गया H2, पानी बन गया। देख रहे हैं ये दोनों अलग अलग था, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों का गुण अलग है, लेकिन जब बन गया पानी तो पानी का गुण अलग है। यह है कैल्शियम ऑक्साइड, सूखा चूना, कली चूना जो ठोस रहता है, और ये पानी है, इसका गुण अलग, इसका गुण अलग, जब मिला दिए तो बन गया बूझा हुआ चूना, पेंट कर दीजिए घर को, तो गुण अलग है। तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, तो ये टोटल आपके लिए 10 क्वेश्चन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है, एक आध महीना टाइम है ना जी, बहुत कुछ कर सकते हो, पहाड़ तोड़ सकते हो, पहाड़, ठीक है ना। और आप की जिम्मेदारी है, आपके कोई भाई बहन जान पहचान में कोई भी है जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मेहरबानी करके प्लीज़ उसको हमारे बैच में जोड़ाइए। अभी ऑफ़र में इतना कम में यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा रहा है इतना बेस्ट तरीके से, ठीक है ना, चीप एंड बेस्ट, जिसको बोलते हैं चीप एंड बेस्ट, आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और कोर्स बेहतरीन से ख़त्म हो गया नवंबर में ही, ठीक है। तो इसका रियल प्राइस रहेगा 599, लेकिन ऑफर में 499 मिलेगा। 28 फरवरी 2026 से पहले जुड़ेगा तब। अगर आपके कोई भाई है या बहन है जो 12th में पढ़ रहा है, 27 के लिए एग्जाम के लिए 12th में पढ़ेगा, तो उसके लिए बैच भी आ गया, केवल उर्दू के लिए है। और अगर कोई आर्ट्स के लिए है 12th का 799 पूरे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए ताकि आपके भी दोस्त जो है ना यहाँ पे, आपके भाई बहन जो इसमें जुड़ जाए, और जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे आपके भाई बहन या आपके आने वाले जो और भी हैं वो सब तैयारी कर सके। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को, है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका कोई और बातें हो, कुछ और
है ना। तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिएगा। पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम के बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। डेली क्लास यहाँ पे चलेगी 6 बजे सुबह में, और एक क्लास चलती है शाम में 6:30 के आसपास। ओके, उर्दू क्लास चलती है 5:30 बजे, तो आना मत भूलिएगा। बाय।